हाय दोस्तों। आइए नीति शास्त्र के डायमेंशन कुछ देखते हैं। नीति शास्त्र के आयाम को देखते हैं। आयाम का मतलब होता है यार कितना इसका डायमेंशन है। मतलब कि मान लीजिए कि कितना सामाजिक क्षेत्र में ये लागू हो जाएगा। सामाजिक क्षेत्र मतलब कि कितना शिक्षा में लागू हो जाएगा, कितना स्वास्थ्य में लागू हो जाएगा, इन चीज़ों में कितना लागू हो सकता है, कितना सैनिटेशंस में लागू हो जाएगा, कितना लोगों को बेनिफिट होगा इस योजना से। बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं ना, जैसे सामाजिक क्षेत्र हो सकता है, एक राजनीतिक क्षेत्र हो सकता है कि जहाँ पे कितनी अच्छी पॉलिटिक्स की जा रही हो, बिना करप्शंस के, जीरो करप्शंस हो, पूरा सिद्धांत वाली राजनीति की जा रही हो। इसलिए किसी चीज़ का डायमेंशंस हजारों हो सकते हैं। तो आइए डायमेंशंस देखते हैं नीति शास्त्र के कितने सारे डायमेंशंस हैं। तो पहला जो डायमेंशन है इसका नॉर्मेटिव इथिक्स। नॉर्मेटिव इथिक्स, नॉर्मेटिव मतलब होता है, नॉर्मेटिव जब ये लिखा है इसका मतलब होता है कि नियमात्मक। नियमात्मक मतलब कुछ नियम बनाया हो गया होगा और ये कुछ नॉर्म्स बने होंगे, मतलब कुछ रीति रिवाज होंगे, कुछ तरीका होगा, और जिसके आधार पे कह देंगे कि हाँ यार ये नैतिक मान लेंगे, इसके आधार पे कह देंगे कि यह नैतिक है, तो नॉर्म्स के आधार पे। तो आइए जैसे एग्जाम्पल के लिए कि कोई नॉर्म्स सही है कि नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत है, वो लोग अहिंसा को मानते हैं, तो क्या ये सही है, गलत है भाई? ओके, बहुत एक्सट्रीम अहिंसा को मानते हैं, बहुत एक्सट्रीम, मतलब इतना किसी भी धर्म में नहीं मानते उतना, तो क्या वो नॉर्म सच है? मतलब उस नॉर्म्स के हिसाब से अगर मैं लागू करूं तो अगर काम किया जाएगा तो नियमात्मक नीति शास्त्र के हिसाब से सच है, सही है, उसको लागू करना चाहिए। और देख सकते गीता के अनुसार देख सकते हैं जहाँ पे लिखा है वसुदेव कुटुम्बकम। इसका मतलब होता है पूरा संसार मेरा एक है। और इंडिया में तो ये भला ही से, मतलब यार ये लोगो है, ये किसी चीज़ का लोगो है, मतलब LIC का ये लोगो है, LIC का लोगो है। मतलब वसुदेव मतलब पूरा दुनिया मेरा एक है और मैं सभी के लिए भला के लिए काम करता हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सल सोसाइटी की बात हो जाती है। तो क्या ये नॉर्म सच है? ये नॉर्म्स के हिसाब से अगर आप काम करोगे तो नैतिक होगा, नैतिक माना जाएगा। और आप देख सकते हैं गांधी जी का बहुत सारे सत्याग्रह देख लीजिए यार। गांधी जी अपने नॉर्म्स में पक्का खरा उतरे हैं। मतलब गांधी जी ने अगर एक बार जिस आंदोलन को चलाया, जैसे एग्जाम्पल के लिए असहयोग आंदोलन चलाया, ठीक है, तो असहयोग आंदोलन में कुछ नॉर्म्स रहे होंगे, तो क्या थे? अंग्रेज़ों को किसी हिसाब से असहयोग नहीं करना है, बट अहिंसा का सिद्धांत पालन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अहिंसा का मतलब यह नहीं होता कि किसी को अहिंसा करना मतलब किसी के लिए मतलब हिंसा कर दो। हिंसा नहीं भाई, दिल से मत करो। मतलब ये आदमी अंदर से भी अच्छा है, बाहर भी अच्छा है। तो गांधी जी सत्यनिष्ठ आदमी थे, मतलब अंदर से जो बोलते थे बाहर भी ऐसा देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सत्यनिष्ठ और सत्यनिष्ठा, क्योंकि हमारे सिलेबस में है और हम असहयोग आंदोलन को सत्यनिष्ठा से होकर देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इनके नॉर्म्स क्या थे कि भाई अहिंसा है, ये पर्सन्स है। फॉर एग्जाम्पल ये बोलता है मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं किसी से लड़ाई करता, झगड़ा नहीं करता, बट एक दिन आपसे ये बोल दिया तो आप बोलोगे हाँ यार बहुत अच्छे तुम आदमी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन आप इस सड़क पे जा रहे थे, इस सड़क पे, और आपको ये आदमी देखने मिला, भाई ये बढ़िया दारू पी रहा है, एक नंबर, लोगों को ये मार रहा है, तो आप तीसरे आदमी हो, आपको लगेगा हाँ यार ये बोलता तो सच है बट करता वैसा नहीं है, तो ये सत्यनिष्ठ नहीं माना जाएगा। जो आदमी जैसा बोलता है वैसा करे अंदर से भी। तो गांधी जी ऐसे थे। गांधी जी के अहिंसा का मतलब था अंदर से भी, मतलब ये आदमी तुम किसी के बारे में अंदर से भी विचार बुरा मत लाओ और बाहर से भी किसी को बुरा मत देखो। तो ये अगर असहयोग आंदोलन को गांधी जी जैसे ही चौरा चौरा कांड हो जाता है और वहाँ पे क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं
क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे हिंसा हो जाता है। तो गांधी जी यार सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे, तो आप इसको लिख सकते हैं कि नॉर्म्स सही होने चाहिए, नियम कानून सही होने चाहिए। ठीक है, अगर उस नियम के हिसाब से अगर सही था तो आज भी सही होगा, कल भी सही होगा, नैतिक माना जाएगा। ठीक है, तो जो नियमात्मक है उसमें दो चीज़ डेवलप हो गया। एक तो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, दो नियमात्मक नीति शास्त्र के दो प्रकार होते हैं। पहला परिणामवादी, परिणामवादी। अब इसको आप कैसे समझोगे? दूसरा परिणाम निरपेक्ष। आइए समझने का कोशिश करते हैं। भाई एक व्यक्ति है, बुक है, ठीक है, ये व्यक्ति है ए पर्सन्स, इसने बुक पढ़ा, ये बुक पढ़ा और बढ़िया पढ़ाई किया, ये 1 नंबर। लेकिन यार सोचो, एग्ज़ाम में ये फेल हो गया, एग्ज़ाम में ये फेल हो गया, तो भाई परिणामवादी के अनुसार क्या होगा? भाई परिणाम खराब है, इसलिए यह क्या हुआ? नैतिक नहीं माना जाएगा, इसने सही काम नहीं करा था। लेकिन परिणाम निरपेक्ष वाले ऐसा बोलेंगे, भाई साहब ने तो सही करा है, भलाई से फेल हुआ, भाई साहब की कोई गलती नहीं थी, भाई साहब ने बहुत मेहनत करा, बहुत किताब पढ़ा, भलाई से फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिणामवादी के हिसाब से परिणाम सही होने चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हो। ये आदमी बढ़ाई से पढ़ाई किया था, जाके नकल कर लेता और पास हो जाता, तो परिणामवादी बोल देंगे तुम सही किए हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम पास हो गए हो। लेकिन परिणाम निरपेक्ष वाले बोलेंगे परिणाम से मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन तुम सही थे। एग्जाम्पल के लिए यार, नैतिकता का मतलब होता है देश काल परिस्थिति में, देश काल परिस्थिति में, देश एग्जाम्पल के लिए भारत काल मतलब जो भी समय चल रहा है, परिस्थितियाँ समय के अनुसार बदल सकती हैं। आप 1950 में कुछ थी, आज कुछ है, तो 2016 में आज कुछ है, तो 2020 में आज कुछ है। तो भाई परिणाम देश काल परिस्थिति में मानव कल्याण के लिए जब कोई कार्य किया जाए और वह इस हिसाब से किया जा रहा है जिसमें कल्याण हो जाता है, तो भाई बोल देंगे वो नैतिक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मतलब के लिए पेड़ कटवा रहे हो, उसको लकड़ी बेचना है भाई, तो भाई दिक्कत है भाई, फिर तो आप नैतिक नहीं हो। तो परिणामवादी यह बोलते हैं कि परिणाम सही होना चाहिए, चाहे मीन्स और इंड्स, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मीन्स मतलब होता है सोर्स, सोर्स मतलब होता है संसाधन, परिणाम इंड मतलब होता है आपका जो भी मकसद हो, परिणाम आपका मकसद। एग्जाम्पल के लिए आपका आईएएस का एग्ज़ाम होता है और बहुत सारे आईएएस ऐसे, एक बार एक आईएएस ऐसा था जिसने नकल करके पास कर लिया, झूठल्लू आईएएस, मतलब उसने मेंस लिखा, सोर्स गलत यूज कर लिया, मतलब सोर्स उसने भाई नकल कर लिया, तो इंड्स उसका सही था, भाई आईएएस पास हो गया वो। तो सोचो नकल करके पास हुआ है। तो परिणामवादी क्या बोलेंगे? परिणामवादी बोलेंगे भाई साहब ये आदमी ने सही करा, कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स जो भी यूज करा भाई साहब ने सही करा, मतलब फ़ायदा देखते हैं हमेशा। परिणाम निरपेक्ष वाले ये बोलेंगे भाई साहब ने रॉन्ग करा, क्यों? क्योंकि भाई साहब ने नकल करके पास किया है। तो यह दोनों एक डिफरेंस होता है परिणामवादी और परिणाम निरपेक्ष में, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। और आइए, तो आप कभी भी कोई भी आंसर की लिखिए तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि परिणामवादी ऐसा बोलते हैं, परिणाम निरपेक्ष के अनुसार ऐसा होते हैं, और दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि परिणामवादी ये बोलते हैं कि परिणाम सही होना चाहिए, चाहे आप जो भी मीन्स यूज करो, और परिणाम निरपेक्ष वाले बोलते हैं परिणाम से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीन्स और इंड्स दोनों समान होना चाहिए। और गांधी जी जो भी मीन्स यूज़ करते थे, मतलब जो भी सोर्स यूज़ करते थे, और इंड जो भी होता था उनका पक्का सही था। तो ये सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही ऐसा करता है और नैतिक आदमी ही ऐसा काम करता है। भाई आम आदमी तो ऐसा कर नहीं सकता है, पहली बात। व्यवहारिक नीति शास्त्र, व्यवहारिक नीति शास्त्र, और दूसरा एक नीति शास्त्र होता है जो व्यवहारिक हो, मतलब क्या वो व्यवहारिक है कि नहीं है, मतलब क्या वो व्यवहारिक है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं कि यह नैतिक माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यार क्लोनिंग, सोचो आदमी का क्लोनिंग बनाना सच है, मतलब एक कोई पर्सन से कॉपी बना दो यार, गांधी उस जमाने में थे, आज गांधी जैसा कॉपी करके उसके जैसा बराबर ही आदमी बना दो, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्लोनिंग सच है, क्योंकि आप फंडामेंटल राइट किसी का वॉयलेट कर दिए, कुछ दिक्कत कर दिए, तो मतलब ये कोई पर्सन से क्लोनिंग करके सेम वैसा ही व्यक्ति बना दो, तो ये सही है? भाई पता चले इसका फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर दिया, इस आदमी का पता चले ये डांस करे, आतंकवादी बन जाए, टेररिस्ट बन जाए, और ये फिर तो भाई गांधी जी की इज्जत चली गई ना भाई। तो
भाई ये सही है कि नहीं है, इसमें तो डिबेट है, इसमें तो डिबेट है, इसमें भी डिबेट है। तो व्यवहारिक नीति शास्त्र में हमेशा डिबेट होता है भाई, 99% डिबेट होता है। तो आप देख सकते हैं क्या गर्भपात कराना सही है। एग्जाम्पल के लिए भाई, जैसे अभी का कानून बना था और जिसमें बोला था कि 24 से महीने तक कोई बच्चा रहेगा पेट में है, मतलब सॉरी 24 सप्ताह तक कोई बच्चा पेट में है, तो उसको हम करा सकते हैं गर्भपात। और उसके लिए एक दो डॉक्टर से पूछ लो, और वो एक दो डॉक्टर्स बोल देते हैं तो ठीक है। अगर कोई लड़की है उसको बच्चा पैदा हो जाता है, मतलब कोई ऐसे मतलब कि उसका शादी हुआ है और इसके बाद गर्भपात कराना है क्योंकि वो महिला मर सकती है, तो आप सोचो ये लोग क्या बोलेंगे। गर्भपात कराना क्या सच है? आपको लगता है व्यवहारिक नीति शास्त्र में यह सही है कि नहीं है? तो डिबेटेबल है भाई, कि भाई ये जो बच्चा पैदा हो रहा है पता चले वो आने वाले समय पे आईएएस बन जाए और हमारे देश के लिए भला हो जाए, भाई ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन व्यवहारिक गर्भपात कराना सही है कि नहीं है, ये अपने आप में डिबेटेबल है। और इसके लिए जो भी कानून बना रहे वो भी गलत भी हो सकता है भाई, सही भी हो सकता है। फिर सामने वाला आदमी सच भी तो हो सकता है, बच्चा पैदा हो गया, और एक हिसाब से सही भी हो सकता है क्योंकि भाई माता अगर मर गई तो भाई दिक्कत हो जाएगा। तो एक्सट्रीम सिचुएशंस में, और एक्सट्रीम सिचुएशंस में मान लीजिए कोई ऐसा ही सेक्स कर देता है, मतलब कोई ऐसी बच्ची है जो 18 साल से कम उम्र है और वो उसके साथ कोई गलत कर देता है, रैप कर देता है, और इसके बाद उसको बच्चा पैदा हो जाता है, तो फिर ऐसे महिला को अगर गर्भपात कराना पड़े तो भाई बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगा। भाई इसको तो एक डॉक्टर से नहीं पूछना है, जाके सुप्रीम कोर्ट से परमिशंस लो फिर गर्भपात कराओ। तो यह नैतिक है कि नहीं है? नहीं है, इसमें डिबेटेबल हो सकता है। ये अपने हिसाब से आप सोचेंगे भाई आपके हिसाब से तो भाई गलत है, और मैं भी नहीं सपोर्ट करता, तो मेरे हिसाब से भाई गलत है। क्यों? भाई बच्चा है, जिस व्यक्ति ने क्राइम करा उसको तो भाई सजा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस बच्चे की क्या गलती है भाई? तो इसमें हमेशा ये डिस्ट है। रवींद्रनाथ टैगोर ऐसा बोलते हैं कि मानव तभी तक श्रेष्ठ है जब तक उसे मनुष्य का दर्जा प्राप्त है। बतौर पशु तो मानव किसी पशु से अधिकहीन है, तो मानव बराबर पशु। ऐसा मान लीजिए मानव अच्छा काम कर रहा है और उसके लिए मनुष्यत्व है, मतलब वो मनुष्य जैसा दिखता है, अच्छा करता है, लोगों का भला करता है और मनुष्य है, तो भाई वो मानव मान सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन अगर वो मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करता है, मतलब बच्चों का रैप करता है, बुरा भला बोलता है, लीडरशिप पा गया है तो अपने पावर का यूज़ कर रहा है, क्योंकि मान लीजिए कोई लीडर्स बन गया आजकल, तो भाई ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो गलत बोल देते हैं किसी भी लड़की बच्ची को कि हमारे बच्चे ऐसा गलत कर ही देते हैं, कथुआ कांड में ऐसा बोल दिया। भाई लीडर के साथ ऐसा होता तो क्या लगता है, आप सोच सकते हैं। तो भाई ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहिए? पशु हैं भाई, वो तो मानव नहीं है, भलाई से वो कुछ भी हो, मतलब संसद हो या मुख्यमंत्री, फर्क नहीं पड़ता, तो पशु है। रविन्द्रनाथ टैगोर के हिसाब से ऐसे लोग पशु हैं जो मानवता को नहीं समझते हैं। और मेटा इथिक्स क्या होती है? तो आप देखिए मेटा इथिक्स भी होती है। मेटा मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड। अगर ये मेटा इथिक्स है और इसको मैं फिजिक्स लिख दूँ तो मेटा फिजिक्स हो गया। अब भाई सोल को कोई डिफाइन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। आत्मा को कोई डिफाइन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो ये मेटा हो गया। और जब इतना मतलब खतरनाक सिचुएशंस हो जाए कि मेटा इथिक्स हो, मेटा इथिक्स यह बात देखता है कि यह आप जो कह रहे हैं ना, मतलब आप बोल रहे हैं ना, मेटा इथिक्स यह बताता है कि भाई आउटसाइड है, मतलब नैतिकता से तो बाहर है भाई। ये तो भाई यह क्वेश्चन नहीं करता कि यह मतलब कि उचित है या अनुचित है। यह हमेशा बताता है कि आप जो भी चीज़ काम कर रहे हैं, अगर किसी को फांसी सज़ा दे रहे हैं तो फांसी देना क्या उचित है? आपको लग सकता है क्या उचित है क्या अनुचित है। तो मेटा इथिक्स में तो भाई बताता है कि मृत्यु दंड को आप किस प्रकार से उचित और अनुचित मानते हैं। जैसे निर्भया कांड को लोग फांसी दिए और वहाँ पे मतलब कुछ लोगों को लग सकता है भाई हाँ उचित है, कुछ लोग सकता है भाई अनुचित भी हो सकता है। तो आप अपना हमेशा ध्यान रखिए कि मेटाफिजिक्स यह बताता है कि किस प्रकार से यह उचित है कि अनुचित है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नीति शास्त्र यह बताता है कि भाई उचित और अनुचित की व्याख्या नहीं करता। हम मृत्यु दंड को उचित या अनुचित कह सकते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए कि किस आधार पर आप मृत्यु दंड को उचित और अनुचित कहते हैं और वो मेटा होता है। आधार बता दीजिए यार, क्या मतलब किसी को मारना
भाई मतलब दिक्कत है, मतलब आप समझ ही सकते हैं। तो मेटा है भाई, शोल की बात है भाई। किसी को सोल को मारना कोई गलत बात है क्या? मतलब कोई मतलब कोई पागल आदमी है, उसको अगर उसने एक बार किसी को मतलब गलत कर भी दिया, तो क्या उसको मतलब बोलने का अधिकार छीन लेना चाहिए? ये भी अपने आप में डिबेटेबल हो सकता है। पता चले, सही पता चल जाए, सच पता चल जाए, और सच पता चल जाएगा तो सही तरीका आ जाएगा। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटा इथिक्स मतलब आधार बता दीजिए जिस आधार पर आप कह रहे हैं कि सच है कि गलत है। तो आइए नैतिकता की विशेषताएं देख लेते हैं। नैतिकता की विशेषताएं क्या होती हैं? तो भाई इंटरनल होता है, मैंने भी आपको बताया। आंतरिक होता है भैया, ये सड़क पे आदमी जा रहा है, इसकी आप मदद कर लिए तो आप नैतिक हो, नहीं तो अनैतिक हो। लेकिन आप अपने हिसाब से तो नैतिक हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बगल में बैठा देख रहा था भाई साहब, ये सड़क पे एक आदमी गिरा था मोटरसाइकिल से, और इसको इस सामने वाले ए पर्सन्स ने उठा दिया, इसको मदद कर दिया, बी ने नहीं उठाया। तो भाई ये तो मेरे हिसाब से तो पक्का ही अनैतिक है, और ये आदमी नैतिक है, इसने मदद किया और उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो मेरे हिसाब से तो ये आदमी नैतिक है और ये आदमी अनैतिक है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये आदमी कह सकता है कि मैं भाई नैतिक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा इंटरनल होता है, नीति शास्त्र आंतरिक होता है, जो जोर जबरदस्ती नहीं होता है। और नैतिकता क्या होता है? रेशनल होता है। पहली बात, रेशनल होता है। रेशनल मतलब होता है कि यार आदमी समझदार है, समझ सकता है, तर्क है उसके पास, रीज़न है, हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है भाई, क्यों 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 क्यों, ये सब बात वो जानता है। तो भाई बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और नैतिकता क्या होती है? आपकी कॉन्साइंस होती है, अंतरात्मा की आवाज़ होती है। और आप इसको कहाँ से लिंक कर सकते हैं? तो याद रखिए, हमारा जो टॉपिक नंबर 7 है, मतलब टॉपिक नंबर 6 है, और वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है विनियम, कानून, नियम, अंतरात्मा। और आप उसको लिंक कर सकते हैं कि यहाँ पे अंतरात्मा से लिंक होता है। अंतरात्मा की आवाज़ होती है, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, आपको कहती है कि आप मदद करोगे कि नहीं करोगे। वो अंतरात्मा पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए कि आप रेलवे स्टेशन से जा रहे थे, एक भिखारी पैदल भीख मांग रहा था, और बेचारा वो उसके मतलब पैर टूट गया था, लेकिन बेचारे के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और वो बीमार भी था, बुखार आ गया था, उसको पीलिया हो गया था, और मान लीजिए जॉन्डिस हो गया था उसको। और फिर मतलब आप उसको हॉस्पिटल में लेके गए और उसको खाना खिलाए, तो यू आर नैतिक। तो भाई आप आंतरिक आवाज़ होती है यार, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, और बी पर्सन से उसने मदद नहीं किया, तो भाई वो तो अनैतिक है। लेकिन ये आदमी कह सकता है कि मैं तो नैतिक था, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि नैतिकता में हमेशा तीसरा व्यक्ति भी एनालाइज करता है कि आदमी सही है कि नहीं है, इसका आधार सही है कि नहीं है। तो आप सोच ही सकते हैं। और नैतिक मूल्यों पर भाई, नैतिक मूल्यों पर लोगों को पक्का विश्वास होता है, पक्का विश्वास होता है। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं कैसे लोगों को विश्वास होता है। आप देख सकते हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति है भाई, मान लीजिए ये व्यक्ति है, बैंक मैनेजर है, ये बैंक मैनेजर है, और ये बैंक मैनेजर है, और ये बाहर निकल रहा था, और ये बहुत अच्छा काम करता है, एसबीआई का बैंक मैनेजर है भाई। 97% इसने आउटपुट लाया है, मतलब पूरा बैंक का बहुत अच्छा काम कर रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जैसे ही ये कार में निकल रहा था कि एक टेररिस्ट ग्रुप आया और उसने बम लेके खड़ा हो गया। बोले भाई अब तुम पैसा दो, दे रहा हो नहीं दे रहा हो, नहीं दे रहा हो गोली चला दूंगा तुमको, ठीक है। तो भाई साहब ने भाई डर के मारे क्या करा, भाई साहब दे दिया पैसा। और मैं बगल में बैठ के यहाँ से देख रहा था, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, भाई साहब गुड, यू आर गुड, क्यों, तुमने अच्छा काम करा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जान नहीं मरवा सकते, तुम्हें जान से मारने का अधिकार किसी को नहीं है। तो ये भाई उसने मार सकता था टेररिस्ट, क्या पता उसने गोली चला दी होती। हाँ, लेकिन अब ये हिसाब से नैतिक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग इस पर हम हमेशा ट्रस्ट करेंगे कि ये बंदा गलत नहीं करा होगा, चाहे कुछ भी होगा यार, ट्रस्ट नहीं होगा। और इसको आप एग्जाम्पल लिंक कर सकते हो आरटीआई पे। भाई आरटीआई गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, तो सर जनता का इसलिए सरकार के ऊपर भरोसा नहीं होता है कि भाई सरकार तो ऐसी होती है, सरकारी स्कूल ऐसी होती है, क्यों नहीं भरोसा होता? इसीलिए क्योंकि सरकार आरटीआई के अंदर आती नहीं है, और हम उससे क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं, हम जान नहीं सकते कि सरकार कौन सा योजना क्या कर रही है, कैसे कर रही है। तो भाई आप ये जरूर लिखिए, ये आरटीआई को कैसे लिंक कर सकते हो, ये GS 6 में सिलेबस है, मतलब हमारे GS 4 के अंदर टॉपिक नंबर 7 में ये सिलेबस है। रेशनल होता है, लॉजिकल होता है। नैतिकता समय और परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि अगर
नैतिकता परिस्थितियों के अनुसार भी डिसाइड होता है। देश काल परिस्थिति में मैं बताया था, जो भी मानव कल्याण के लिए लिया गया जो भी निर्णय होता है वो नैतिक माना जाएगा। तो यार वो आदमी भलाई से मतलब जो बैंक मैनेजर में पहले वाला जो एग्जांपल बताया वो नैतिक माना जाएगा, क्योंकि उस समय के हिसाब से भाई अगर वो नहीं देता तो उसको जान से मार देते, और जान से मार के भाग जाते, हमें पता नहीं चलता कौन आदमी है। लेकिन बाद में पता भी तो चल सकता है भाई, वो अगर सीसीटीवी कैमरा होगा, कहीं से कुछ भी लिंक होगा और आदमी पता लगाया जा सकता है कौन कैसे था। तो भाई ये बात काफ़ी अच्छी है, आप एग्जाम्पल को हमेशा याद कीजिए। और नैतिकता ना भाई यह लोक होता है, ये लोग मतलब कि यार नैतिकता मतलब नहीं यार भाई, आदमी डर के मारे नैतिकता का पालन नहीं करता भाई। नैतिकता मतलब आपको कह दिए कि भाई आप किसी का जाके पैर छुइए, भाई मैं यहाँ बगल में देख रहा था बैठ के, मैं बोल दूंगा भाई नैतिक नहीं हो तुम। लेकिन सोचो नैतिकता लोग से होती है, दूसरे दुनिया से डिपेंड करती है। लोगों को लगता है कि हाँ यार हमें गलत नहीं करना है, हमारे माँ बाप जो सिखाएंगे। तो आप इसको लिंक कर सकते हैं कैसे, तो समाज की भूमिका और हमारे GS1 में भी है समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की। तो समाज में क्या लिखेंगे, परिवार की भूमिका, परिवार में किसकी, माता पिता की भूमिका। आप ये हमेशा सिलेबस को लिंक कीजिए और पढ़िए यार, यह लोग होती है। तो आज हम लोग इतना लिंक करना सीख चुके हैं, और कल हम लोग नैतिकता के जो भी हैं जो भी इश्यूज हैं उस पर डिबेट डिस्कशंस करेंगे। और हम यह समझना चाहते हैं, मतलब हम आपको ज़रूर PDF प्रोवाइड कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हमेशा चीज़ों को समझिए कि भाई ऐसा मतलब मैं कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ, क्यों आप हमेशा पूछिए। और हमेशा तार्किक निर्णय लीजिए, रेशनल होना चाहिए। रेशनल नहीं होगा ना भाई, तुमने निर्णय ले लिया कि भाई कोई भी, जैसे सबरीमाला सबरीमाला में महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा है, वो इसलिए कि भाई 50 साल से कम उम्र की महिलाओं को MC वगैरह चलता है और उनको दिक्कत है और इसलिए वो नहीं जा सकते। तो सोचो ये जो समाज, भला इस समाज कैसे सोच सकता है भाई, इंडिया सेकुलर कंट्री है, तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि धर्म के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है भाई। तो यह क्या है, नैतिक है आपको लग सकता है, बिल्कुल नहीं है, नैतिक नहीं है। और आप ये लिख सकते हो, और मुस्लिम में जो बोहरा समुदाय है और उनके साथ जो खतना होता है उसको भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ये भी नैतिक नहीं है। तो आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आए और आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखिए, आर्टिकल 25 क्या कहता है कि अंतरात्मा जो भी आपको कहती है, आपको धर्म अपने हिसाब से आप मान सकते हो, जो भी आपको चाहिए, आपका कॉन्साइंस है, आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं मान सकते हैं, जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, बट वो सदाचार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और यही तो दिक्कत है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया कि भाई क्या चीज़ सदाचार में नहीं आएगा, और वो मैं बताऊंगा, तुम नहीं बताओगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आप हमारे वीडियो को देखें। इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे। और GS4 का आज नीति शास्त्र और नैतिकता मतलब अधिकतर मामलों में ख़त्म हो चुका है। कल आगे हम लोग मानवीय क्रियाकलापों में जो नीति शास्त्र है और उसका क्या सार है उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में। और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आप पढ़ के आइए और आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि कैसे समझ सकते हैं। और कल 1-2 क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब कि क्या सही है क्या रॉन्ग है। और आपको कैसा लगता है आप ज़रूर हमें रिकमेंड कीजिए कि क्या कैसे हम और अच्छा पढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच।